बात कर रहे हैं बेटा हम कैपेसिटर की, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या है, ठीक है, ये डिवाइस है या इसकी कैपेसिटेंस का पता करो, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कैपेसिटर it is a device which used to store चार्ज, जो चार्ज स्टोर करने का काम आती है, ठीक है। ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करने का काम आती है। इसको किस फिजिकल क्वांटिटी से हम नापेंगे, वो है कैपेसिटेंस। इसको जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम नापेंगे वो क्या है, इसकी कैपेसिटेंस। जैसे अगर रजिस्टर एक डिवाइस है, जो हमने 10th क्लास पढ़ा था, तो उसको हम नापते थे उसकी रेजिस्टेंस से। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है तो उसको हम नापेंगे उसकी कैपेसिटेंस से। वर्ड में ही कैपेसिटी आ रहा है, कैपेसिटी का मतलब इसमें हम भर क्या सकते हैं, इसकी क्षमता क्या है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब ये बात हमने की थी इससे पहले वाले चैप्टर में कि अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है तो उसके इधर और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पता लगाओ, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया उसके इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता लगाई थी और वो थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, अगर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और अगर मैं ऐसी दो पैरेलल शीट्स ले लूं और उन दोनों के ऊपर भी चार्ज जो उसका प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट रीजन में तो वो कट रही है, थर्ड रीजन में भी वो कट रही है और सेकंड रीजन में वो ऐड हो रही है। तो सेकंड रीजन में तो डबल हो जाएगी और फर्स्ट और थर्ड रीजन में 0 हो जाएगी। तो अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रुक रही है तो वहां पर चार्ज स्टोर हो सकता है। यही था इसका प्रिंसिपल। बाहर E1 0, E3 0, बीच में जो E2 है वो दुगना हो गया एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड से, 2E2 हो गया अगर दोनों पे चार्ज जो है बराबर का है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज स्टोर होने लग गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर ये होता है, ये पैरेलल प्लेट का एग्जांपल है, ठीक है। कैपेसिटर वैसे एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक कंडक्टर के पास जब आप दूसरे कंडक्टर को लाओगे, एक कंडक्टर के पास दूसरे कंडक्टर को लाओगे तो उस सिस्टम का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, उस सिस्टम का पोटेंशियल। अच्छा, अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और वहां पे चार्ज स्टोर ज्यादा हो पाएगा तो उस चीज को हम कहेंगे कैपेसिटर। और ये कब होगा, जब मैं एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट के पास, ठीक है, लाऊंगा एक न्यूट्रल प्लेट, ठीक है। ये चार्ज प्लेट मान लो प्लस की है और दूसरी वाली चार्ज प्लेट इसके पास लाऊंगा तो उससे इंड्यूस होगी तो इस पे अपना ऑपोजिट चार्ज भेजेगी और दूसरी वाली जो प्लेट आ रही है उसके दूसरी साइड पे कैसा चार्ज होगा, सेम चार्ज। उसको अर्थ कर दो, उसको क्या कर दो, अर्थ करके उसको नीचे भेज दो। अब कैसे होगा उस सिस्टम में बना के दिखाता हूं। मान लो ये, देखते हैं अगले पेज पे होता, हाँ ये, मान लो ये एक चार्ज प्लेट है जिसपे प्लस सिग्मा चार्ज है। कितना चार्ज है? ये न्यूट्रल प्लेट है। कैसी प्लेट है? और धीरे 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 हम इसके पास ला रहे हैं, न्यूट्रल प्लेट को पास ला रहे हैं चार्ज प्लेट के, न्यूट्रल प्लेट को पास ला रहे हैं चार्ज प्लेट के और चार्ज प्लेट के रेंज में ले आए। जैसे ही आप इसको चार्ज प्लेट की रेंज में लाए तो हुआ क्या, इसके ऊपर दो चार्ज आ गए, एक तो उससे ऑपोजिट चार्ज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, और एक सेम चार्ज। ये तो आप बात जानते हो, इंडक्शन है। लेकिन ये चार्ज मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो उसको अर्थ कर दो। कर दिया? अगर इसको अर्थ कर दिया तो नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बन जाएगा एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। और इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है उसको समझाने के लिए हमने एक नई प्रॉपर्टी, एक नए उसका नाम रख दिया फिजिकल प्रॉपर्टी का। वो क्या है? कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत? और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे वो क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। किसके समझ नहीं आया?
आ गया, खत्म बात। अब जरा इस पे ध्यान दो, पोटेंशियल ड्रॉप अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहां पर ये जो बात कर रहा है ना, ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। ये बात समझो पहले, कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन है पोटेंशियल के साथ? इनवर्स। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो कांस्टेंट क्या आता है? चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर कैसा भरना चाहिए? कांस्टेंट। फिर आपने कहा नहीं भैया अगर हम कैपेसिटेंस कांस्टेंट कर दे तो चार्ज का रिलेशन देख लो, चार्ज का क्या रिलेशन है पोटेंशियल के साथ? ठीक है, उस हिसाब से अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगी चीज? कांस्टेंट सी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल्स टू CV, C क्या हो गया आपका? Q बाय V। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल। ये बात हमने निकाली यहां से। अब किसके ये बात समझ में नहीं है? पहले तो ये बताओ, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, जरा ध्यान दो। यहां पर ये एक चीज बता रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। ये हमने कंटेनर लिया, जैसे पानी भरते हैं ना, वैसे वाला केस ले लिया। अब इस कंटेनर, ये 5 लीटर का कंटेनर था, आपने इसमें लिक्विड भरा, इसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है मतलब इसका कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसकी, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस घट रही है। 5 लीटर का एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, उसमें पूरा 5 लीटर भर गया पूरा 5 लीटर। जब वो 5 लीटर भर रहा था तो उसकी हाइट बढ़ रही थी, हाइट बढ़ रहे थे, पोटेंशियल बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ने से कैपेसिटी घट रही थी। अब तुमने कहा भैया इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाए? इसकी हाइट कम कर दो। हाइट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेनर थोड़ा ज्यादा चौड़ा ले लो, 50 लीटर का ले लो। अब आप जानते हो 50 लीटर की कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा है, 5 लीटर से ज्यादा है। अब एक बात बताओ, जब आपने ये डाला इसको इसमें, तो क्या इसकी हाइट कम हो गई होगी? आपने इसको एग्जांपल लेके चलो भाई, हमारे पास एक वेसल था जिसके अंदर हमने 5 लीटर दूध भर रखा था, अब उसको बड़े वेसल में डाल दिया, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर है, तो क्या उसकी हाइट गिर जाएगी? अगर उसकी हाइट गिर जाएगी तो उसका पोटेंशियल गिर जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है समझने के लिए कि अगर हाइट गिरी तो पोटेंशियल गिरा, पोटेंशियल गिरा तो कैपेसिटी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया बेटा। अब ये मत सोचना कि चार्ज ऐसे भरा जाता है। हाँ, ये चीज पक्का है, जैसे लिक्विड भरा जाता है कोई, वैसे ही चार्ज भरा जाता है, मतलब चार्ज ग्रेजुअली भरा जाता है, धीरे धीरे। कैसे भरा जाता है? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये बात समझ में आई? हाँ, मोबाइल को चार्ज करना जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस है वैसे। अच्छा, अब वो कहता है पैरेलल प्लेट से आप कैसे पता लगाओगे? अब ये देखो, ये वही पैरेलल प्लेट है, ये इसमें दिखा भी रखा है मैंने कि अर्थ कर दिया, जो इसकी इस तरफ प्लस का चार्ज आया था ना, उसको अर्थ कर दिया, ठीक, ठीक है। अब जरा सिस्टम को देखो, अब जरा इसको देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको दो प्लेट दिखाई दे रही है, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज है, एक पे माइनस सिग्मा चार्ज है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने दिखा दिया स्मॉल डी से, और इनका जो एरिया है इन प्लेट्स का वो है कैपिटल ए। कोई दिक्कत? ठीक है, इस प्लेट का एरिया है ए, इस प्लेट का भी एरिया है ए, और इनके बीच का डिस्टेंस है डी, और यहाँ जो बीच में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, खत्म बात। अब आप ये कह सकते हो कि C इक्वल्स टू Q बाय V, अभी हमने डेफिनेशन से निकाला इसकी। E क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है? पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में लेंथ। अच्छा, अभी ऊपर मैंने जो बताया था उसमें उन दोनों के बीच में लेंथ कितनी थी? D, वो D ले लिया, T इंटू डी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो V इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D, ये बन गया फॉर्मूला। क्या आप लिख सकते हो सिग्मा को Q बाय A?
तो v इक्वल्स टू q बाय a इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट एक आपका फॉर्मूला बन गया। तो v आया आपका q d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है या गलत है? सही है। अब c इज इक्वल्स टू q अपॉन v। ठीक है, q से q कट गया, ये v की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, q से q कट गया, क्या आ गया c a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अभी मैंने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रखा है? क्योंकि अभी ये वैक्यूम वाला केस लेके चल रहा हूँ मैं। क्या लेके चल रहा हूँ? इसके अंदर कुछ भर सकते हो आप, हाँ, जो भर दोगे उसी का मीडियम आ जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत? c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय d, और यहाँ बीच में क्या भरा? एयर या वैक्यूम। ठीक है, अगर मैं कोई मीडियम भर दूंगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, उसी के हिसाब से काम चलेगा। कंडक्टर भरूंगा तो उसके हिसाब से चलेगा, डाइलेक्ट्रिक भरूंगा तो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक, चलो अब कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ ले क्या? अच्छा इसको देख लो एक बार, इस एक्सप्रेशन को जो भी बताया था उसको एक बार फिर से देख लो, पूरा एक्सप्रेशन देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे ध्यान दो बेटा, पहले हम कंडक्टर इंसुलेटर उनके बारे में पढ़ ले, उसके बाद इस वाली डेरिवेशन पे आएंगे। देखो देखो कंडक्टर, अब कोई आपसे पूछे कंडक्टिंग स्लैब है और मुझे इसमें चार्ज स्टोर करना है, तो क्या होगा? चार्ज इसमें स्टोर नहीं होगा, इसमें से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, चार्ज क्यू है वो इसमें से फ्लो कर जाएगा, स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा तो इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, कहानी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये तो चार्ज को फ्लो कराता है। अब देखो क्या लिखा है, इंसुलेटर कैसा मटेरियल है? एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। चार्ज है, ये जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा पाएगा, डिस्प्लेस होने देता अपने ऊपर है। ये तो देखे ना कि भाई डिस्प्लेस भी होने देता है कि नहीं होने देता। तो अब हमने कहा भाई हमने यहाँ पे ना बाहर, पहले तो ये लिख लो, चार्ज फ्लो नहीं होने देता। दूसरी बात, हमने यहाँ पे बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, लगा दी, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, प्लस के साथ वाले पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और माइनस के साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। कैसे, इसके बारे में बात करें। मान लो ये एक आपका इंसुलेटर है जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हुआ क्या, यहाँ पे चार्ज आने लग गए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसने इंड्यूस करा इसको नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर एक डाइपोल सेट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसने इंड्यूस किया था पॉजिटिव। अब यहाँ एक फ्रिंज बन गया, एक पैटर्न बन गया प्लस माइनस का। ठीक है, और ये जितने भी प्लस माइनस है ना, ये बीच के तो आपस में कंपेयर हो रहे हैं, साइड वाले जो किसके इन्फ्लुएंस में, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो रह गए। तो अब आप कहोगे कि ऐसा होगा कि यहाँ सारे के सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाहर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? प्लस से माइनस थी बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ओल्ड। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाएगी, प्लस से माइनस ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो। लेकिन क्या आपको डायरेक्शन उल्टी दिखाई दे रही है? क्या आपको यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी दिखाई दे रही है? अच्छा, तो अगर कोई तुमसे पूछे ई नेट क्या आएगी, अब
पुरानी में से नई वाली माइनस कर दें, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अब हम कैपेसिटेंस का पता लगाएं ऊपर ऊपर से। एक बात बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाय, अच्छा एक बात बताना, V का भी मैंने फॉर्मूला बताया था E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? तो इंसुलेटर का अगर मैं एक स्लैब इंट्रोड्यूस करूं किसी कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़ जाएगी, क्योंकि नई इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। नई इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब जरा ध्यान दो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है? इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी कंडक्टर की, किसकी? अच्छा, जब कंडक्टर की स्लैब नहीं रखी थी उससे पहले एक इसके पास फील्ड थी, ई ओल्ड, क्या थी? या मैं उसको ई नाम दे रहा हूं, ई नॉट दे देते हैं, ई नॉट, ई नॉट थी, बोलो। अब एक मेरे को बात बताना, ये जो ई नॉट है, ये जो वैल्यू ई नॉट है, ये अब कितनी हो जाएगी जब एक यहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या ऐसा एक पार्ट आएगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? बढ़ेगी घटेगी? भाई पहले यहां पर इस पूरे रीजन में, ये पूरा रीजन जो था, ये इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि नहीं थी? लेकिन अब ये रीजन तो खराब हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? भाई एक रीजन खराब हो गया। मैंने कहा इस कमरे में पहले इन सीटों पे बच्चे बैठते थे, ठीक है, तो तुमने कहा कि भैया हमने कुछ और बच्चे लाके ब्लॉक कर दिए। एक तो वो तरीका है जो डाइलेक्ट्रिक वाली बात है। एक मैं कह रहा हूं ब्लॉक नहीं करे, कुर्सियां ही तोड़ दी, वो कुर्सियां खराब है, क्यों? उस पर कोई बैठ नहीं सकता, तो क्या इसमें अब ज्यादा बच्चे बैठेंगे कम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी कम? तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? डिक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? अच्छा, तो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक भरो चाहे कंडक्टर भरो, कैपेसिटेंस इंक्रीज ही करती है। अच्छा, इस वाले में क्या होगा? मैं मीडियम बदल रहा हूं, जरा ध्यान देना। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक भरा है, क्या भरा है? अब डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हुआ? अब डाइलेक्ट्रिक भरने से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उल्टी। मैं इसको डाइलेक्ट्रिक के नाम पे ईडी नाम दे रहा हूं, तो इससे ई न्यू क्या होगी? डिक्रीज। और कैपेसिटेंस क्या होगी? तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे आप इसमें जो मर्जी भर लो। लेकिन एक अलग सा केस है, अगर कंडक्टर पूरा भर दिया ना आपने, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। इसका मतलब कैपेसिटर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वो तो कंडक्टर ही बन जाएगा, चार्ज को फ्लो ही करा देगा। और होना भी यही चाहिए। अगर पूरी की पूरी आप स्लैब रख देते हो कंडक्टर की, तो चार्ज रुकेगा क्यों? वो प्लेट तो कंडक्टिंग थी, चार्ज इसलिए रुक रहा था क्योंकि बीच में हवा थी या माइका था या कुछ और था जो उसको रोक रहा था चार्ज को। अब तो चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो कैपेसिटर कैपेसिटर। अब अगले पेज में आना जरा। एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने अंदर कौन सी प्लेट रखी है? कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अगर कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस रीजन को मैं साफ कर दूं। ये देखो, देखो कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। ओरिजिनली सी कितना था? ओरिजिनली सी था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय, खत्म बात। अब T विड्थ की, T चौड़ाई की, एक T चौड़ाई का एक कंडक्टर बीच में रखा है, क्या रखा है? T क्या है? विड्थ ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। तो नया C क्या आएगा? C डैश Q बाय V डैश। चार्ज कम नहीं किया मैंने, नहीं चार्ज बार पे हाथ नहीं लगाया मैंने बस एक बीच में एक चीज इंट्रोड्यूस करी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो पोटेंशियल जरूर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो मैं चार्ज को चेंज करूँ या पोटेंशियल को? तो मैंने पोटेंशियल चेंज कर दिया, V डैश ले लिया। V डैश कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कम क्यों करा? क्योंकि बीच का जो T है वो तो खाली है, क्या है? उस 0 को लेने का कोई मतलब। अब कोई क्या नहीं भैया उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ले लिया, उसकी विड्थ कितनी है? T। लेकिन एक बात बताओ, मैं किस चीज को जोड़ रहा हूँ? 0 मल्टीप्लाई में T, तो वो तो 0 ही है ना।
तो जोड़ने का मतलब कोई दिक्कत आसिन? तो हमने कहा भैया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वो ले ली, डी माइनस टी ले लिया। क्या सिग्मा को आप लिख सकते हो क्यू बाय ए? बोलो। तो वी डैश कितना आएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है या गलत है? अब यहां से आप वी ले लो, एक ये वी ले लिया, सी डैश की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाय वी। अब दिख रहा है क्यू से क्यू कट जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल वैसी चलेगी जो पहले वाली डेरिवेशन में चली थी। अब जरा देख लो आराम से, पूरी डेरिवेशन देखो, स्टार्टिंग से एंड तक रीड करो। हो गया? आप ये कह सकते हो सी डैश जो है वो सी से बड़ा है। सी डैश है वो कैपेसिटेंस जो कंडक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद आई, और सी थी वो जो कंडक्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले थी। और अगर मैंने पूरा का पूरा कंडक्टर रख दिया तो सी डैश कितना हो जाएगा? अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उल्टी। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अब जरा ध्यान दो, ई नेट कितना है? ई ओल्ड माइनस ई न्यू, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सी बाई वी। हाँ, और वी क्या है? इस बार वी बदल गया, वी कितना हो चुका है? ई नॉट डी माइनस टी। डी माइनस टी कौन सा हिस्सा है? ये जिसमें अभी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टी कौन सा हिस्सा है? ये जिसमें नई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो, v इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई न्यू टी। ई नॉट तो ठीक है, ई न्यू क्या है? ये ई न्यू एक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक है, तो आप इसको कह सकते हो रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे हम उसको, ठीक है। कोई रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ। अब मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं, ये देखो, ये रिलेटिव परमेबिलिटी को हम के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है permeability of medium divided by permeability of vacuum, which is equals to force of vacuum divided by force of medium, which is equals to electric field of vacuum divided by electric field of medium। तो अब इस फॉर्मूले को उठा लेना, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका? उस स्लैब का जो आपने प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस किए। तो यहां से आपके पास ई न्यू आ गई, ई नॉट बाय के। बोलो, ई न्यू आ गई, ई नॉट बाय के। अब लिख लो, ई नॉट बाय के यहां रख दो, रख दिया? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो वी क्या आ गया? ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट के मल्टीप्लाई में टी। अब यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई नॉट बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, ले लिया बाहर। ई नॉट क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, खोल दिया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं बार बार इसलिए खोल रहा हूं, क्यू काटना होता है, ये रहा क्यू। तो सी नया क्या आएगा इस बारी? क्यू बाय बी। क्यू से क्यू गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिहाज से, इसमें न्यूमेरिकल है भी, अभी दूंगा कौन से न्यूमेरिकल। अगर टी बराबर हो डी के, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी स्लैब में भर दूं, तो इस बार वो नहीं होगा कि कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर मैं पूरा यहाँ पर भी डी ले लूं और यहाँ पर भी डी ले लूं, तो होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा डी कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मतलब एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास उस के का। के क्या था आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी पीछे बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, उसमें एक फॉर्मूला और जोड़ दो, सी एम बाय सी नॉट। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? एक बार इस पूरी डेरिवेशन को देखो जल्दी से।
पढ़ लिया? अब इसको देखो, चलो अब देखो मैंने यहाँ पे सारे केस एक साथ डाल दिए। कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट मीडियम, क्या क्या भरा हो सकता है मीडियम में? वैक्यूम, अगर वैक्यूम होगा तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। दूसरा और क्या भरा हो सकता है? कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। इस पेज को देखो, क्या ये वही चीजें हैं कि कुछ अलग है? अब यहाँ पे जो 3 मीडियम भरे हमने, एक बार वैक्यूम भरा, एक बार कंडक्टर भरा, एक बार डाइलेक्ट्रिक भरा, तो हमारे पास फॉर्मूले क्या है? वैक्यूम में है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और कंडक्टर में है एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T, और तीसरा क्या आया? A बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K, ठीक। और फिर उसमें D की वैल्यू भी रख दी। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखो। अब जरा अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सौरभ बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। कह रहा है एक स्लैब है जिसका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में के है। एक स्लैब है ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया, एरिया तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी थिकनेस है 3/4, where D is the separation of the plate. How is capacitance change when the slab is inserted between the plates? कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगी जब वो स्लैब इंट्रोड्यूस की जाएगी प्लेट्स के बीच में? तो हमने बताया था आपको एक फॉर्मूला है, C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T बाय K, बोलो T प्लस T बाय K। तो अब यहाँ पर D की जगह पर आप 3/4D रख दो। क्या रख दो? 3/4D। और फिर देखो क्या नई कैपेसिटेंस आती है, करो। अब एक ये केस देखो बेटा, जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भरे हैं लेकिन सीरीज है पैरेलल में भरे हैं। मतलब अगर वो कांस्टेंट ऐसे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसी रखी और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसी रखी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, जो ये पॉजिटिव वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड है, इसके एरिया तो आधे आधे हो गए, लेकिन डी सेम रहा। क्या सेम रहा? डी सेम रहा और एरिया, डी सेम रहा और एरिया, तो कर दो जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वो क्या था, इसके लिए निकालो C1 और इसके लिए निकालो C2। जरा देखना, C1 क्या आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, और C2 क्या आएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, ठीक है। अब अगर मैं C1 और C2 को देखूं, है तो ये पैरेलल में ना, पैरेलल में क्या होगा? C1 C2 जुड़ जाएंगे। अच्छा याद रखना, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं, सीरीज में कैपेसिटेंस का इनवर्स ऐड होता है, ठीक है। इस वाली बात को मैं भी समझाऊंगा। अगर यहाँ पर C1 C2 जुड़ जाएंगे तो कट पिट के जवाब क्या आएगा आपका? इसकी वैल्यू देखो मैंने क्या रखी है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो कांस्टेंट है टोटल का वो मैंने K पैरेलल नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो क्या क्या चीजें कॉमन लग रही थी? एप्सिलॉन नॉट A 2D K1 प्लस K2, डी भी जो कट गया सब कट गया, वो काट दिया, बचा क्या? K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू बाय 2, K1 बाय K2 बाय 2, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अगले पॉइंट पे। तो ये तो हो गया K पैरेलल, K1 प्लस K2 बाय 2। अब K सीरीज, अब ये ऐसे लगा दिए। इसमें क्या है? A सेम है, A कैसा है? सेम। लेकिन बट क्या रहा है? D बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? D। बांट दो D बाय 2 D बाय 2। अच्छा इस बार मैं क्या करूंगा, इन कैपेसिटर को सीरीज में रखूंगा पैरेलल में, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है? इनका इनवर्स जुड़ता है। सीरीज में क्या जुड़ता है? इनवर्स। जोड़ दिया, जोड़ दिया। आगे वैल्यू क्या आएगी? 1/K इज इक्वल्स टू 1/2 K1 प्लस 1/2 K2, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो अभी, ये दोनों जो भी करवाए इनको खुद सॉल्व करो पूरा। बेटा अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसके अंदर करना क्या है? इसमें आपको K1 K2 दे रखे हैं,
ठीक है। अब K1 K2 का क्या साइज बराबर है? नहीं, एक D/3 है और एक 2/3D है, ठीक है। एक ये D/3 और एक 2/3D है, एक तो साइज बदल गया। अब कोई कहे कि K1 और K2 की मैं आपको वैल्यू भी दे रहा हूं, एक है 6K और एक है 2K, अब करो, है ना। जरूर थोड़ी हर बार K1 K2 है, कोई वैल्यू भी तो आ सकती है, तो उसका रिलेशन आ सकता है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि वर्क डन, एनर्जी, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो आप कह सकते हो चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू, ये देखो V इंटू डेल्टा क्यू। अभी तो बताया था V क्या होता है? Q/C होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/C बाहर, Q का इंटीग्रेशन DQ की रिस्पेक्ट में कर दिया। अब Q का इंटीग्रेशन क्या होता है? Q²/2। तो E क्या आ गया आपका? 1/C Q²/2। खत्म कहानी, पहले यहां तक समझ लो। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक आपकी जो एनर्जी आई वो क्या आई? हाफ Q²/C। अब आप चाहो तो Q की वैल्यू रख सकते हो। Q की वैल्यू अगर मैं CV रख दूं तो हाफ CV², फिर C की वैल्यू QV रख दूं तो हाफ QV। अब ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये डिपेंड करते हैं आपके कि न्यूमेरिकल में क्या आएगा, उस हिसाब से आप इनको रख लेना, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? चलो, अब ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्लियर है। अब वो कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर मैं किसी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दूं तो क्या एनर्जी का लॉस भी होगा? देखते हैं। ये देखो, ये जोड़ा, मैंने एक सिस्टम को पहले चार्ज किया, एक कैपेसिटर लिया उसको चार्ज किया। तुषार यही क्वेश्चन था, देख तेरा। पहले मैंने एक कैपेसिटर को चार्ज किया और उस चार्ज, जब मैंने उस कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद वहां से बैटरी हटा दी और उस बैटरी की जगह पर एक कैपेसिटर को ही लगा दिया, तो एक नया सिस्टम बन गया और चार्ज बढ़ गए। चार्ज क्या हुआ है? देखो चार्ज दोनों का बढ़ गया। अच्छा, पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV²। अब कितनी हो जाएगी? अब Q के हिसाब से डिपेंड करेगी, और उससे हम क्या निकालेंगे? लॉस इन एनर्जी। अभी देखते हैं कहां पर ये एग्जांपल है। ये देखो, एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ। अब यहां पर आपने कहा 600 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है 200 वोल्ट की सप्लाई से। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैरेड कैपेसिटर। ये वही वाली बात है। चलो भैया, पहले यहां लगाया, फिर उसके बाद जब यहां लेकर गए तो चार्ज क्या हो गया? पोटेंशियल क्या हो गया? और नया सिस्टम बन गया। इनिशियली आपकी यू क्या थी? एनर्जी क्या थी? हाफ QV, यही होती है। अब दो कैपेसिटर आ गए। कितने कैपेसिटर आ गए? तो एनर्जी दो की होगी, हाफ Q', V'। अच्छा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। अब इसका 2 से 2 कट गया। अब बच्चे क्या करते हैं? इसे रट लेते हैं। इसका मतलब हर बार ऑफ होता है? नहीं 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 नहीं, वो डबल इसलिए हुए थे क्योंकि दो कैपेसिटर थे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता कि 600 पिको फैरेड के साथ 600 ना लगाता, 1200 लगाता, तो थोड़ी है Q/2 होता, आधा आधा बढ़ता तब? नहीं। तो क्या करते आप? अब इसमें अगर 600 और 12 का केस होता तो आप एक को देते 1/3Q और एक को देते 2/3Q देते। बोलो बोलो, ये फ्रैक्शन तो करना आता है, और कुछ नहीं तो ये कर लो कि इसमें हम 600 पर रखते और नीचे रखते दोनों का टोटल 1800। अब भी समझ नहीं आया तो बताओ। इसमें 1200 पर रखते। बेटा ये गलती मत कर देना कि हमेशा सोचो बराबर के चार्ज आएंगे, ठीक तुषार। अब इस हिसाब से तू यूं कह सकता है कि भैया Q' की जगह वैल्यू रखेंगे Q/2, V' की जगह वैल्यू रखेंगे V/2। हाँ, वो दिख रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा और ये साफ आपका पुराना वाला U दिखाई दे रहा है और 2 बचा रह जाएगा। तो ये आया तुम्हारा क्या? 1/4 QV विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओरिजिनल U। हाफ ऑफ, बात ठीक है या गलत है तुषार? है ना, आधा हो गया एग्जैक्ट, बिल्कुल, और कुछ नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी पहले से आधी है, ठीक है। अच्छा, ये तो इसका क्वेश्चन हुआ। ऐसे एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी निकालता हूं। अब एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो।
देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा यही कराया है, एक्सरसाइज का ही कराया 600 पिकोफैराड वाला, एग्जांपल नहीं कराया। एक मिनट एक एग्जांपल और देखना बेटा, ये रहा। पहले तू मेरे को तुषार ये पढ़ के बता, क्या ये सेम क्वेश्चन है? अब 600 की जगह 900 पिकोफैराड है, पोटेंशियल 100 की जगह 200 की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो कह रहा है कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो तो वही है हमारे पास सी भी दे रखा, हमारे पास वी भी दे रखा, हाफ सी भी। उसके बाद अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करके एक और 900 पिकोफैराड के कैपेसिटर के साथ लगा दूं तो एनर्जी का लॉस कितना आएगा क्या? अब देखो फिर वही होगा, आधा हो जाएगा एनर्जी का लॉस। देखते हैं, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि इसके एग्जांपल के आंसर से हमें पता चल जाएगा हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई में हाफ ऑफ क्यू डैश वी डैश, वही आया हाफ क्यू वी। पहले कितना था 4.5 और अब कितना है 2.25। क्या एनर्जी पहले से आधी हो गई? बात ठीक है या गलत है? सेम एग्जांपल है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन सुनते हैं तुषार का। तुषार कह रहा है कि भैया 9वें क्वेश्चन पे ध्यान दो। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। कोई 2.8 में कोई कैपेसिटर दिया होगा जिसमें इतना थिक माइका यानी कि टी है, ये क्या है 3 mm टी दे दिया तुम्हें, डी पिछले क्वेश्चन में दिया होगा, के अब दे दिया 6, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, ए आप जानते हो, डी पिछले क्वेश्चन में जो भी दिया हो मुझे पता नहीं, टी की वैल्यू अभी 3 mm दी है, 3/k। अब बता कर लेगा, बोल। अच्छा ठीक है, while the voltage supply remain constant। अच्छा ये वर इंसर्टेड इन, ठीक है। जब वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तब तो ये होगा ऊपर क्वेश्चन में, आफ्टर द कनेक्टेड, सॉरी वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ इसके बारे में क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर उसको आपने छोड़ दिया तो पोटेंशियल धीरे धीरे उसका कम होता रहेगा, तो कैपेसिटेंस भी, बाहर से सप्लाई तो मिल नहीं रही तो कैपेसिटेंस की धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ टाइम वाइम की बात नहीं किया, तो यहाँ पे सेम जवाब दिया हुआ। ठीक ठीक, आगे अब समझ आया? अब जरा ध्यान दो, ये वाली बात तो समझ आ गई। अब यहाँ पर एक ऐसी डेरिवेशन है जो आपके कोर्स में नहीं रही, काफी पहले से नहीं है। जब दो कैपेसिटर को सीरीज में लिया जाता है तो उनमें कैसा लॉस होता है? देखो अगर दो कैपेसिटर हो, दोनों की कैपेसिटेंस अलग हो C1 C2, दोनों का पोटेंशियल अलग हो V1 V2, ठीक है, तो याद रखना चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और एनर्जी का लॉस क्या होगा वो देखेंगे। देखो पहले अलग अलग थे दोनों कैपेसिटर, दोनों का पोटेंशियल भी अलग अलग था V1 V2, अब दोनों को जोड़ दिया तो अब क्या हो गया, पोटेंशियल कॉमन हो गया, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस नहीं आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, अब C Q/V होता है, हाँ जी होता है, तो V क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब वो कहता है फॉर कॉमन पोटेंशियल के लिए मैं चार्ज दोनों का जोड़ दूंगा Q1 प्लस Q2, कैपेसिटेंस दोनों की जोड़ दूंगा C1 प्लस C2, और Q1 Q2 होते क्या है CV। तो ये क्या आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल कॉमन क्यों किया है, क्योंकि दोनों को मैंने अब साथ में जोड़ दिया। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ CV²। क्या होती है, तो पहले वाले के लिए हाफ C1 V1 की स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हाफ C2 V2 की स्क्वायर। ये तो हो गई आपकी इनिशियल, जब ये जोड़े नहीं गए थे, जब ये फाइनली जोड़े गए तो फाइनल क्या हो गई, हाफ C1 V1 C1 प्लस C2 और V कॉमन का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक तो चीज दिख रही है कट जाएगी स्क्वायर की वजह से, एक कटेगा दोनों नहीं। अब सॉल्व नहीं कर रखा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको फाइनल माइनस इनिशियल करनी है, आपके पास एनर्जी का लॉस आ जाएगा। अभी करो, स्टार्ट कर दो।